Hello everybody, welcome back to my channel Judiciary Possible. My name is Ayushi Dubey. In this video, we are going to cover part 1 of Civil Procedure Code with the purpose of trying to crack SEBI examination. As if you have watched the video that I have told you all that the exam of SEBI is on 5th of August, and if you have opened the syllabus part or the PDF of the notification, then you know that in Civil Procedure Code there is part 1, 2, 3, 4, 5, 7 and schedule 1 as a part of syllabus for the Civil Procedure Code. So in this video I am going to start with the revision of Civil Procedure Code part 1. It will be a quick revision. मैं इसमें पढ़ाऊंगी नहीं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर लो, मैं बोलती रहूँगी. और अगर आपको इन चीज़ों का एक्सप्लेन्ड वीडियो देखना है इन अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, तो वो वीडियोज में कंटिन्यूसली एवरी सेकेंड डे एक वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट में आ रहा है, जिसमें मैंने अभी तक डिक्री कवर करी है, सिविल नेचर कवर किया हुआ है, डेफिनेशन सेक्शन पूरा कवर किया हुआ है, देन उसमें रेस सब्जुडिस हमने कर लिया है और रेस जुडिकाटा हमने कर लिया है. एंड अभी आगे आने पे हमें रेस जुडिकाटा का रिप्रेजेंटेटिव सूट जो एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट का पार्ट है वो उसका एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो विद रिस्पेक्ट टू मेंस आना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हम वो पूरा कवर करेंगे. बट अभी क्योंकि एग्ज़ाम को 1 महीना ही बचा है और हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, तो इट्स अ क्विक रिविजन वीडियो विद द पर्पस ऑफ कि हम सब कुछ कवर कर लें और हमारा प्रीलिम्स पार्ट जो है वो क्लियर हो जाए. ओके, क्योंकि रिविजन इज द की टू क्लियर द प्रीलिम्स. वो छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं, अगर वो नहीं किया, और प्लीज़ प्रैक्टिस. आई डोंट हैव टेस्ट सीरीज, बट आपको जहाँ से भी मिले, जो भी सोर्स से मिले, बहुत से फ्री कंटेंट दूसरे वेबसाइट्स पे, दूसरे चैनलों पे अवेलेबल हैं, या जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक आता है सिंगल का, आप वो खरीद लो. प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. क्वेश्चन वही होते हैं, डिफरेंट तरीके से बस बोल बोल के लिखे जाते हैं. तो इफ़ यू प्रैक्टिस दैट, यू हैव द कमांड ओवर द क्वेश्चन, प्रीलिम्स विल बी ईजी टू क्रैक फॉर एनी वन ऑफ यू. ओके, so let's without wasting any further time, let's start with the revision of part 1 of Civil Procedure Code. बट उससे पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता देती हूँ कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1909. ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फोर्स कब हुआ है. तो 1 जनवरी 1909. कोड 1908 का है, मगर ये इन्फोर्स हुआ है 1909 में. ठीक है. फिर ये प्रोसीजरल लॉ है और इसमें 158 सेक्शंस हैं एंड 51 कोड्स हैं. बट इसमें इम्पॉर्टेंट कैच ये है कि जो हमारे सेक्शंस है, जो टोटल 158 सेक्शंस हैं, उसको अमेंड या उसमें चेंज केवल लेजिस्लेचर ला सकते हैं, मगर ऑर्डर जो है, जो 51 ऑर्डर्स हैं हमारे पास, उसमें चेंजेस बोथ हाई कोर्ट एंड लेजिस्लेचर, ये दोनों उसमें चेंजेस ला सकते हैं. विच इम्प्लाइज दैट जो 7 शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है. क्योंकि हाई कोर्ट क्या है, स्टेट का होता है, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है. ठीक है. देन इसमें 2 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो कि है 1999 का अमेंडमेंट और 2002 का अमेंडमेंट. ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जिसकी अपहेल्ड की गई थी, एक केस में मैं बोल रही हूँ, उस केस में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था. उस केस का नाम है सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड की गई थी. ओके, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी. ठीक है. नाउ विल कम टू द सेक्शन पार्ट. तो सेक्शन 1 हमारा बात करता है एक्सटेंट के बारे में. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट द सिविल प्रोसीजर कोड इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज. अगर आप उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में आओगे तो ट्राइबल एरियाज ऑफ असम लिखा हुआ है, मगर जब आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस आते हैं तो आप प्लीज़ केवल स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया वाला ऑप्शन ही टिक करिएगा. असम जहाँ लिखा है उसको मत टिक करिएगा, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन पार्ट में है, मेन सेक्शन का पार्ट नहीं है, तो वो आपके नंबर कट जाएंगे उसमें. ऑल्दो यू आर राइट बट स्टिल यू विल लूज योर मार्क्स. तो ऑलवेज राइट दिस, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज. पहले ये जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का रिकॉग्निशन एक्ट आया 2019 का, तो सिविल प्रोसीजर कोड वहाँ पे भी एप्लीकेबल होने लगा.
फिर सेक्शन 2 हमारा है डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो 10-15 मिनट की वीडियो है, आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो। मैं इस वीडियो में केवल इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं और जो आपको पढ़नी है मैं वो टिक करवा रही हूँ, ठीक है। तो वो जो डेफिनेशन है वो उसमें पहला आप कर लो 2 क्लॉज 2। 2 क्लॉज 2 डिक्री है। डिक्री क्या होती है? जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन के लिए, जो फाइनली कंक्लूसिवली आपका राइट्स डिटरमाइन करता है, आपकी राइट डिटरमाइन करता है किसी भी मैटर की। जो सूट की कंट्रोवर्सी होती है, जिस मैटर के लिए आप कोर्ट में आए होते हैं, उसका जब फाइनली आपका राइट डिटरमाइन होता है उसको हम 2 क्लॉज 2 में डिक्री बोलते हैं। अच्छा, उसमें डीम डिक्री भी होती है, जिसका पहला है रिजेक्शन ऑफ प्लेन एंड सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144, ठीक है। इसमें आप इतना ही जान लो, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर इसमें आप एक कोई केस लिखना चाहते हो तो आप ये केस लिख सकते हो, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड। ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस इतना याद रखिए कि 2 क्लॉज 2 में डिक्री है और उसकी डेफिनेशन क्या है। जस्ट रीड इट वंस, उतना क्लियर हो जाएगा। डिक्री की मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ लुक इनटू इट, ओके। तो 2 क्लॉज 2 है हमारी डिक्री। देन 2 क्लॉज 3 हमारा डिक्री होल्डर, डी, ठीक है। डी के बाद तो डी ही आएगा, डिक्री छोटा था तो वो पहले है, डिक्री होल्डर थोड़ा बड़ा वर्ड है तो वो बाद में है। तो 2 क्लॉज 2 डिक्री, 2 क्लॉज 3 डिक्री होल्डर। देन 2 क्लॉज 5 हमारा है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट क्या होता है? वो कोर्ट जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं इस्टेब्लिश की होती है, या जिस कोर्ट पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं होती है, ओके, वो होता है फॉरेन कोर्ट, जो हमारा 2 क्लॉज 5 में दिया गया हुआ। 2 क्लॉज 6 में फॉरेन जजमेंट है, जो फॉरेन कोर्ट से जजमेंट निकलता है उसको हम फॉरेन जजमेंट बोलते हैं। 2 क्लॉज 7 हमारा गवर्नमेंट प्लीडर है। 2 क्लॉज 8 हमारा जज है। 2 क्लॉज 9 जजमेंट है। 8 जज 9 जजमेंट, ठीक है। फिर 2 क्लॉज हम 10 पढ़ेंगे जो कि है जजमेंट डेटर। अब लाइन से देखिए, जज छोटा वर्ड है 8, जजमेंट थोड़ा से बड़ा है 2 9 में, देन 2 10 में जजमेंट डेटर उससे बड़ा वर्ड है तो वो 2 10 में, ठीक है। देन 2 11 में है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? वो जो आपके स्टेट के साथ इंटरमेडल कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं केवल लीगल हायर होंगे, मैं एक लिस्ट बता देती हूँ, आप वो 5 लोग हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। पहले हैं एग्जीक्यूटर, देन एडमिनिस्ट्रेटर, देन रिविजनर, देन हिंदू को-पार्सनर एंड देन रेसिडेरी लिगेटी। रेसिडेरी लिगेटी कौन कौन है? एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, लीगल हायर और हिंदू को-पार्सनर, देन यू हैव रिविजनर एंड देन रेसिडेरी लिगेटी। देन 2 क्लॉज 2 है मैथने प्रॉफिट। मैथने प्रॉफिट में क्या इंक्लूड नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो खर्चा आप इम्प्रूवमेंट में लगाते हो या जो प्रॉफिट आप इम्प्रूवमेंट करने के बाद कमाते हो, उस प्रॉफिट को मैथने प्रॉफिट के अंडर हम नहीं इंक्लूड करते हैं। 2 क्लॉज 14 क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? वो भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है सिविल कोड का, पर वो डिक्री नहीं है, ठीक है ना। यही डेफिनेशन है, बस आपको बस क्लॉज नंबर याद रखो, इससे ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा। मेन क्वेश्चन कि 2 क्लॉज 2 और 2 क्लॉज 14 का डिफरेंस, डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस, ठीक है। देन 2 क्लॉज 15 क्या है? आपका प्लीडर है। प्लीडर कौन होते हैं? एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। ये 3 लोगों को प्लीडर बोलते हैं। कौन कौन? एडवोकेट, वकील एंड अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। देन 2 क्लॉज 17 में आता है पब्लिक ऑफिसर। आप जब वो अपना बैराक खोलोगे तो उसमें एक लिस्ट दी गई हुई है, प्लीज रीड दैट लिस्ट, यू डोंट हैव टू मग इट अप, जस्ट एक दो बार आप उसको रीड कर लो कि कौन कौन लोग प्लीडर होते हैं। बाकी सारे सिविल कोर्ट्स, तो एक ये हायरार्की है, सबसे ऊपर हाई कोर्ट, उसके नीचे आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे आ गया आपका अदर सिविल कोर्ट। एक दूसरा क्लॉज है इसी सेक्शन में कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट, जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है।
कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज जो हैं वो बोथ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आते हैं, वो हायरार्की में दोनों के नीचे होते हैं। ठीक है, सेक्शंस के बाद 7-8 इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड करना चाहो रीड कर लो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, पूछा भी नहीं जाता है। देन सेक्शन 6 केवल पॉइंटर, केवल ये आपको सेक्शन नंबर याद करना है। सेक्शन 6 में पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात की गई है, दैट इज इट। देन सेक्शन 9 क्या होता है, सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर, इसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है, हर केस सिविल जो भी सिविल नेचर का होता है वो सिविल कोर्ट ट्राई करती है, एक्सेप्ट अगर वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार हो। ठीक है ना, एक्सेप्ट वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार हो। और इसमें कौन सी चीज़ें जो कि हमारे सिविल कोर्ट जो सिविल नेचर का नहीं होता है, पहला होता है जो प्योरली कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सेकेंड, जो प्योरली रिचुअल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो डिग्निटी या ऑनर के केसेस होते हैं, या जो वॉलेंटरी ऑफर के केसेस होते हैं, ये सिविल नेचर के नहीं होते हैं। ये 4 चीज़ें याद कर लीजिए। बाकी जो प्रॉपर्टी, ऑफिस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, या किसी को कास्ट से बाहर कर दिया गया, या पर्दानिशी वुमेन का कोई राइट है, तो ये सब सिविल नेचर का होता है और सिविल कोर्ट इसको डिसाइड करती है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है सेक्शन 10 रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस क्या होता है कि हम इसमें ट्रायल को बार करते हैं अगर हमारा कोई प्रीवियस केस ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर अंडर सेम पार्टी हैविंग सेम टाइटल पेंडिंग नेचर में चल रहा हो। 2 सूट होते हैं, पहला सूट अभी पेंडिंग नेचर में है, आप दूसरा सूट फाइल कर सकते हो मगर उसका ट्रायल नहीं होगा। ठीक है ना, और इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉरेन कोर्ट, मतलब अगर फॉरेन कोर्ट में कोई केसेस पेंडिंग में है तो उसका जो केस है वो इंडिया में चलेगा। ठीक है, देन आता हमारा सेक्शन 10 रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा 3 आपके मैगजीन्स हैं रेस जुडिकाटा में, वो हमें ध्यान में रखने हैं। पहला है इंटरेस्ट रे सिट उड पिन लिटियम, ये पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। सेकंड है नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो ऊनो एट एडम कॉजा, एंड द थर्ड इज रेस जुडिकाटा प्रो वेक्सारी ऑक्यूपिटर। ठीक है, ये 3 मैगजीन्स हैं, ये 3 मैगजीन्स हमें याद करने हैं। बेसिकली पहला है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। सेकंड है कि जो सेम मैटर पे आप 2 बार सेम पार्टीज को सेम मैटर में कोर्ट पे नहीं ला सकते हो। एंड द थर्ड इज दैट देयर नीड टू बी एन एंड टू द केस, जो एक फैसला कोर्ट का आ गया जो फाइनल कोर्ट है, उसके बाद आप दोबारा सेम मैटर पे कोर्ट में नहीं आओगे। देयर नीड टू बी एन एंड टू द लिटिगेशन। ठीक है, अब जो रेस जुडिकाटा है उसमें एक्सप्लेनेशन सेक्शन है जो कि 8 एक्सप्लेनेशन है, उसमें से कुछ एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे प्री में पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप जो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है वो क्या है, वो आपको एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन 3 में क्या है, जो मैटर इन इशू है, जो मेन मटेरियल है, जो मेन मैटर है, वो एक डिनाई करता है और एक एलिज्ड करता है, तभी तो कंट्रोवर्सी होगी। एक मना करेगा और एक बोलेगा नहीं हुआ है ऐसा, तो ही कंट्रोवर्सी होगी, तो ही आप कोर्ट पे आओगे। देन आता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो कि एक्सप्लेनेशन 4 में, बस नाम याद रखना है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू वॉच अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। देन जो आपका एक्सप्लेनेशन 6 है वो है रिप्रेजेंटेटिव सूट। ओके, जो सेक्शन 8 है वो कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू जुरिस्डिक्शन बात करता है। तो ये जो 4 एक्सप्लेनेशन है ये आपको इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन 4, 3, 6 एंड 8। ठीक है, और रेस जुडिकाटा जो है, एक पॉइंट और है, रेस जुडिकाटा सारे रिट्स पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। देन सेक्शन 12 है जो बार टू फर्दर सूट है, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। मैंने इस सेक्शन की एक फोटोग्राफ अपने टेलीग्राम लिंक में डाली हुई है कि कौन कौन से सेक्शन इस सेक्शन 12 में आएंगे। तो अगर आप उसके गो थ्रू होना चाहते हो देन यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल, देयर इज अ फोटोग्राफ अपॉन द सेम एंड यू कैन जस्ट रीड इट और यू कैन नोट इट डाउन और गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट, वट एवर सूट्स यू।
देन विल कम टू सेक्शन 13 फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट की कंक्लूसिविटी पे ये है कि जो फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव है, एक्सेप्ट जो 6 केसेस हैं। 6 केसेस में फॉरेन जजमेंट को हम कंक्लूसिव नहीं मानते हैं अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं प्रोनाउंस करता है, इफ़ इट इज़ नॉट ऑन द मेरिट ऑफ द केस, अगर जो जजमेंट है वो मेरिट पे नहीं है। थर्ड, इट इज़ अगेंस्ट द इंडियन और एनी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल लॉ, अगर वो इंडियन लॉ या रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। इफ़ इट अपोज टू नेचुरल जस्टिस, अगर वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। इफ़ द जजमेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर वो फ्रॉड से ऑब्टेन्ड किया गया है। या लास्ट, इट इज ब्रीच द लॉ इम्पोज इन इंडिया, अगर जो लॉ इम्पोज है इंडिया में उसको ब्रीच कर रहा है। अगर इन 6 चीज़ों में से किसी भी अंडर, किसी भी कैटेगरी के अंडर फॉरेन जजमेंट फॉल कर रहा है तो वो कंक्लूसिव नहीं है। ओके, सेक्शन 14 हमारा प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, हमेशा हम उनके फेवर में ही मानते हैं अनलेस वो किसी भी एनी अबव ऑफ द 6 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है उसके अंडर फॉल करेगा, तब वो नहीं कंक्लूसिवली डिटरमाइन होगा। एक्सेप्ट दैट हम हमेशा इन फेवर होते हैं फॉरेन जजमेंट के। ओके, नाउ अब हम आते हैं सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 ये बोलता है कि जो भी सूट्स हैं वो सबसे पहले लोएस्ट कोर्ट में आने चाहिए। हम हाई कोर्ट या बड़े कोर्टों को, छोटे कोर्ट जो नीचे ही जो मैटर सॉल्व हो सकते हैं, जो फर्स्ट इंस्टेंस उसका लोअर कोर्ट होगा, उसको हम हाई कोर्ट में लाके वहाँ बर्डन नहीं क्रिएट करेंगे। तो एवरी सूट हैज़ टू बी फाइल्ड इन द लोएस्ट ग्रेड कोर्ट, सबसे लो कोर्ट से ही हम ऊपर आएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे। आप पहले पैदा होगे तब आप बड़े होगे, आप बड़े होके छोटे नहीं होगे, करेक्ट। देन हम आएंगे सेक्शन 16 पे। सूट वहीं इंस्टीट्यूट होगा जहाँ सब्जेक्ट मैटर होगा, ठीक है, जहाँ सब्जेक्ट मैटर होगा। और इसमें जो 6 चीज़ें हैं कि किस लिए इंस्टीट्यूट होगा: रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोरक्लोजर, सेल एंड रिडेम्पशन ऑफ द प्रॉपर्टी, for determining the rights of the property, for compensation of wrong and for recovery of movable property। रिकवरी से शुरू कर रहे हैं, रिकवरी पे एंड कर रहे हैं। 6 पॉइंट हैं। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द फर्स्ट पॉइंट, लास्ट इज रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए है। कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग, यानी कि इसमें हम टॉर्ट्स भी कवर करते हैं, जो हमारा 5th पॉइंट है। ओके, तो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, then there is partition, then there is foreclosure, sale, redemption of the property, then there is determination of right, then there is compensation for wrong, and then there is recovery for movable property। प्लीज़ बेयर एक्ट पढ़िए, बेयर एक्ट से ही प्रीलिम्स निकलेगा। बेयर एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि केवल बेयर एक्ट से प्रीलिम्स निकलेगा, बट प्रीलिम्स नहीं निकलेगा अगर आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ोगे तो। देन देर इज सेक्शन 17। सेक्शन 17 में जो डिफरेंट जुरिडिक्शन का जो वर्ड है ना, कि प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट जुरिडिक्शन में है तो को कहाँ इंस्टीट्यूट होगी। हमें अंदर नहीं जाना है प्रीलिम्स के लिए, हमें बस डिफरेंट जुरिडिक्शन, ये की वर्ड याद रखना है। सेक्शन 17 में डिफरेंट जुरिडिक्शन है, सेक्शन 18 में अनसर्टेन जुरिडिक्शन है। ये 2 की वर्ड्स याद रखना है, 17 डिफरेंट जुरिडिक्शन, 18 अनसर्टेन जुरिडिक्शन। ओके, देन सेक्शन 19 है कि सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की इसमें नहीं बात हो रही है। इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन स्किप ऑल्सो। विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जब मैं कवर करूँगी तो हम उसमें कवर करेंगे। देन देयर इज सेक्शन 20 कि अदर सूट्स कहाँ होंगे, जो इन चीज़ों में नहीं हो रहे हैं पर वो सिविल नेचर के, वो कहाँ पे इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। तो बेसिकली हम इसमें हमेशा डिपेंडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि जहाँ पे 2 चीज़ें, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है या जहाँ पे डिपेंडेंट रिजाइड करता है या वो जहाँ पे अपना बिजनेस फॉर पर्सनल गेन करता है, वहाँ पे 2 जगह होते हैं जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा या फिर जहाँ पे डिपेंडेंट रिसाइड करता है या उसका बिजनेस फॉर गेन या प्रॉफिट जहाँ वो चलाता है उसके ऑफिस वाले एरिया में होगा, ठीक है। देन वी कम टू सेक्शन 24। सेक्शन 23 में कुछ नहीं है कि वो है कि एप्लीकेशन कहाँ लाई होगा। मान लीजिए 3-4 कोर्टें हैं, सारे में जुरिडिक्शन फॉल हो रहा है, तो जो उनका एपिलिएट कोर्ट है वो डिसाइड करेगा।
मान लीजिए सारे अपीलिएट कोर्ट में डिसाइड हो रहा है पर उनका सेम हाई कोर्ट है, तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और अगर जो है डिफरेंट हाई कोर्ट्स के उसमें फॉल हो रहा है सबऑर्डिनेशन, तो जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस हाई कोर्ट के अंडर वो आएगा और वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि केस कौन से जुरिडिक्शन में जाएगा। ओके। देन सेक्शन 24 में जो जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल ऑफ सूट की है, इसमें हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर की बात हो रही है। और ये एट एनी स्टेज ऑफ द सूट आप विड्रॉ कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो केस, मगर इसमें केवल हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वर्ड है, इसकी बात हो रही है। सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर की बात सेक्शन 25 में हो रही है। और अगर आप फॉल्स या वेक्टेशियस सूट फाइल करते हो और कोर्ट का समय बर्बाद करते हो, तो यहाँ पे फाइन है 2000 रुपीज़। रिमेंबर द फाइन नंबर, 2000 रुपये का फाइन लगता है अगर आप फ्रिवलस या वेक्टेशियस सूट लेके जाते हो और सुप्रीम कोर्ट का अपना पावर यूज़ करके उस सूट को बर्खास्त कर देना होता है, तो 2000 रुपये का सुप्रीम कोर्ट फाइन लगाती है आपके ऊपर। देन सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इसमें बस ये सेक्शन नंबर ही जानना है और इसको रीड किया जाता है ऑर्डर 4 रूल 1 के साथ। वहाँ भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बात की जाती है और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए एफिडेविट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन सेक्शन 27 समन टू डिफेंडेंट की बात की जाती है कि समन करते हैं डिफेंडेंट को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ये याद रखिएगा, 30 दिन के अंदर जिस दिन से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ओके। देन विल कम टू सेक्शन 29। सेक्शन 29 में सिर्फ हमें नंबर याद रखना है कि सेक्शन 29 सर्विस ऑफ फॉरेन समन के बारे में बात करता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। देन हम सेक्शन 30 पे आ जाते हैं, पावर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। पावर ऑफ डिस्कवरी, इसमें भी कुछ नहीं जानना है, बस जो क्लॉज ए है वो रीड कर लीजिएगा। डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटरगेटरीज, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फैक्ट। इसमें जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स आप प्लीज़ सेक्शन ए क्लॉज ए सेक्शन 30 का एक बार रीड कर लीजिएगा। और इसमें जो वर्ड्स हैं कि डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो 5 वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो सेंटेंस दिए रहते हैं उसमें से एक कोई ऐसा वर्ड होता है जो इन 5 वर्ड्स में नहीं होता है, और हम चूँकि याद नहीं रखते हैं तो हम उस पर टिक कर देते हैं और हमारा एक क्वेश्चन तो गलत होता है, प्लस हम नेगेटिव मार्क्स भी अपने से ऐड करवा लेते हैं। तो रिमेंबर द वर्ड्स, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। देन सेक्शन 2 पे आते हैं, पेनाल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। अगर कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट करता है तो उस पर क्या पेनाल्टी लगती है कि उसके, तो पहला पॉइंट है जिसमें पेनाल्टी के फॉर्म में लगता है, पहला है कि उसके अगेंस्ट वारंट इशू हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है और उसको बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है, अटैच एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। इम्पोज ऑफ फाइन, उस पर फाइन इम्पोज हो जाता है और यहाँ पे फाइन की वैल्यू है 5000 रुपीज़। सेक्शन 25 में 2000 रुपीज़ थी, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर था। सेक्शन 32 में 5000 रुपीज़ का फाइन है। और जो लास्ट पॉइंट है, पहला वारंट हो गया, प्रॉपर्टी अटैच एंड सेल हो गया, दूसरा है फाइन इम्पोज किया जाता है 5000 रुपीज़ का। जो लास्ट पॉइंट है, ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एंड डिफॉल्ट कमिट बाय हिम टू सिविल प्रिजन। अगर जो उसको बोला जाता है कि सिक्योरिटी फर्निश करो, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है तो उसको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाता है, ठीक है। देन सेक्शन 33 अगेन केवल सेक्शन नंबर याद करना है और उसका जो मेन टाइटल है वो याद रखना है कि सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिक्री के बारे में बात करता है। पहले जजमेंट आता है, उसके बाद डिक्री फॉलो होती है, जजमेंट फॉलोज डिक्री, ओके। देन सेक्शन 34 इंटरेस्ट की बात करता है, इसमें केवल 6% इंटरेस्ट, ये वर्ड याद रखना है, 6%, दैट इज इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। देन हम सेक्शन 35 पे आ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 1-2 चीज़ें हैं। सेक्शन 35 कॉस्ट के बारे में बात करता है, जो कॉस्ट लगाया जाता है उसका रीज़न राइटिंग में लिखना रहता है जज को। 35A कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट इन केस ऑफ वेक्सटेशियस क्लेम या फॉल्स क्लेम के लिए, अगर कोई फालतू का क्लेम ले आता है, वेक्टेशियस क्लेम ले आता है या फॉल्स क्लेम ले आता है, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो
3,000 रुपये का फाइन लगा सकता है एट द कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट। देन सेक्शन 35 है कॉस्ट इफ एनीथिंग इज कॉजिंग डिले। ये जो पावर है ये डायरेक्टरी पावर है, ठीक है। सेक्शन 35A डिस्क्रिशनरी पावर है, सेक्शन 35B डायरेक्टरी पावर है। सेक्शन हमने पार्ट 1 के सारे कवर कर लिए हैं। अगर आप इस नोट्स के PDF चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू पार्ट 1 प्लीज़ लेट मी नो। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 का रिविजन ख़त्म होता है एंड पार्ट 2 आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज शाम नहीं तो कल तक आ जाए कि आप रिवाइज कर सको। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जुडिशरी पॉसिबल, बिकॉज टुगेदर विल मेक इट पॉसिबल. Okay, and if you want to know anything else with respect to SEBI examination, please let me know on the comment section. Thank you so much.